कैसे हो आप लोग। तो मैं प्रगति प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस पे। ठीक है, तो बच्चों अभिप्सा पे हम लोग 9 to 12, ठीक है, अभिप्सा पे हम लोग 9 से लेके 12 तक हिंदी मीडियम की ऑल क्लासेस चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो आप अभिप्सा की जो लिंक है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें हम लोग उसमें जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 9 से 12 तक का जो भी सिलेबस है, जो भी क्लासेस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अभिप्सा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोग के पढ़ने के लिए। और इसका जो फीस की बात करें तो इसकी बेसिकली जब ऑनलाइन पढ़ाई जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर फीस के बारे में सोचते हैं, तो इसकी फीस तो बहुत ही कम है। कम से कम हम लोग को 500 के अंतर्गत अभिप्सा में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यदि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है बहुत अच्छे से डाउट सॉल्विंग करते हुए, टीचर से बात करते हुए, तो आप लोग अभिप्सा एप्लीकेशन है जो है डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमको अभिप्सा में पढ़ना है बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग सिर्फ इस टाइप से नहीं लिखते, उसको H2 के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं बेटा, आणविक रूप में। हाइड्रोजन को परमाणविक रूप में नहीं लिखा जाता, आणविक रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये इसी प्रकार से उपस्थित होता है नेचर में। ठीक है, तो उसको आणविक रूप में लिखा जाता है। तो ये जो डाई हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन का ही एक नाम है। इसमें क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन से, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन, इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं। अब बेटा जो डाई हाइड्रोजन है उसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है वो दूसरे हाइड्रोजन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो बंध है जिसके द्वारा ये जुड़ा रहता है, इस बंध को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो ये सहसंयोजी, ठीक है, तो ये क्या है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब ये बेटा जो यौगिक सहसंयोजी बंध बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। तो वैसे ही हम लोग इसकी बात कर ले हाइड्रोजन की, तो ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाई हाइड्रोजन का निर्माण। हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बेसिक चीज देख लिए, इसके समस्थानिक भी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमको देखना है बनाने की विधि, डाई हाइड्रोजन प्रयोगशाला में कैसे बनाते, तो हमको बेसिकली अभी पढ़ना है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम लोग डाई हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, प्रयोगशाला में डाई हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, वुल्फ बोतल। और वुल्फ बोतल का मीन्स ये है ऐसी बोतल जो पैक हो पूरी तरीके से, मतलब वहाँ एयर का आदान प्रदान ना हो, इस प्रकार की वुल्फ बोतल में दानेदार जिंक लेना है। जिंक पर क्या डालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होना चाहिए, तनु। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 में, डाइल्यूट H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से। तो हमको पहले तो बनाना है वुल्फ बोतल। ठीक है, देखो इस प्रकार से एक वुल्फ बोतल बनाना है जिसमें एयर प्रवेश ना करे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे रखना है जिंक। यहाँ पे क्या भरा हुआ है बेटा, जिंक भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे दानेदार जिंक, दानेदार जिंक रखना है वुल्फ बोतल में। ठीक है, दानेदार जिंक। अब इस दानेदार जिंक पे हम लोग क्या गिराएंगे, तनु H2SO4। तो यहाँ पे इस प्रकार से संरचना रहती है कीप, ठीक है। अब ये पूरी बोतल रहती है पैक और यहाँ से एक नली लगाते हैं। ये नली क्या करेंगी देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, वुल्फ बोतल। अब देखो क्या है,
जो जो बोल रहा है हम लोग ने प्रयोगशाला में उपकरण तैयार कर लिए हैं। यहाँ से क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। क्या डालेंगे बेटा, डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। यहाँ से बूंद बूंद करके यहाँ पे आएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जिंक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ में क्या करता है, क्रिया करता है। जिंक के साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है। तो अभी इसी उपकरण के अंदर यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनना शुरू होती है। हाइड्रोजन गैस जब बनेगी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इस प्रकार जाएगी, ये नली है तो यहाँ से गति करती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बेटा इस प्रकार से जाएंगी। अब हम लोग हाइड्रोजन गैस को इधर हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या करें, इधर से इधर ट्रांसफर करने के लिए नली का यूज करेंगे। तो ये पूरी तरीके से वायु रोधी रहती है। ठीक है, इसमें कहीं से भी वायु का प्रवेश नहीं होता। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है इस प्रकार की संरचना रहती है। यहाँ पे पूरा भरा हुआ है पानी, पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन जो गैस है हमको बुलबुलों के रूप में मिलती है। यहाँ पे इस प्रकार से बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। अब बेटा यहाँ पे जो पानी भरा है, तो हमको एक बात ये पता होना चाहिए कि जो पानी है, हाइड्रोजन गैस पानी में कम घुलनशील होती है या हम बोलते हैं अघुलनशील। यदि हम उसकी घुलनशीलता की बात करें, हाइड्रोजन गैस तो हमको यहाँ मिलती है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस पानी में कम घुलनशील है, या बोलो तो सिर्फ 2% घुलती है। 100% में सिर्फ 2% हाइड्रोजन गैस पानी में घुल पाती है, या हम बोलो कि अल्प घुलनशील है, कम घुलनशील है या अघुलनशील भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन क्या हुई है, देखो इसमें रिएक्शन क्या हुआ है, हम लोग ने क्या करे है, जिंक के ऊपर क्या, तनु H2SO4 प्रवाहित करे तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, हाइड्रोजन। तो जो हमारा जिंक है क्या बना लेगा बेटा, जिंक सल्फेट। इस प्रकार से जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था हाइड्रोजन। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, हाइड्रोजन चाहिए था। तो यहाँ पे हमको बेसिकली हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि की। अब बेटा इसमें जो हमको हाइड्रोजन मिलती है, यहाँ पे जो हमको हाइड्रोजन मिली है, इसमें बहुत सारे प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हमको मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि मिलती है, और फास्फीन, आर्सीन। ठीक है, फास्फीन, आर्सीन, इस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की इस हाइड्रोजन में अशुद्धि होती है। ठीक है, तो अब हमको इस हाइड्रोजन से इस अशुद्धि को दूर करना है। तो उसके लिए हमको चाहिए एक यू आकार की नली। क्या चाहिए, यू आकार की नली। इस यू आकार की नली की सहायता से हम लोग इस अशुद्धि को दूर करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी अशुद्धि पाई जाती है प्रयोगशाला में, जो हाइड्रोजन गैस बनती है, उसमें जो भी अशुद्धि पाई जाती है उसको दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए, यू आकार की नली। तो इस यू आकार की नली में क्या करते हैं, देखो यू आकार की नली इस प्रकार से रहती है बेटा, ये। ठीक है, इस यू आकार की नली में के अंदर हम लोग डालेंगे सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इस यू आकार की नली के अंदर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। जब यू आकार की नली के अंदर सिल्वर नाइट्रेट भरते हैं और उस नली में से हम हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं, इसमें क्या भरा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, इस प्रकार से गुजारते हैं। ठीक है, यदि हम ऐसा काम करें, ऐसा करें तो यहाँ से फास्फीन
और आर्सिन, ये दोनों अशुद्धि दूर हो जाती है। मतलब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये फास्फिन और आर्सिन को हाइड्रोजन गैस में से अवशोषित कर लेगा। यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस आई है जो कि अशुद्धि थी जिसमें फास्फिन और आर्सिन की, पर यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेंगी उसमें फास्फिन और आर्सिन की अशुद्धि नहीं रहेंगी। उस अशुद्धि को कौन अब्जॉर्व कर लेगा? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, कौन अब्जॉर्व कर लेगा? सिल्वर नाइट्रेट। तो फास्फिन और आर्सिन की अशुद्धि को अलग दूर करने के लिए हमको किसकी हेल्प लगती है? सिल्वर नाइट्रेट की। उसके बाद हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो लेड नाइट्रेट बेटा क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि को दूर करता है। सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की अशुद्धि को कौन दूर करता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो सेम प्रोसेस करना है। इस नली में अब क्या डालेंगे? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किसको ऑब्जॉर्व करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड की अशुद्धि को कौन ऑब्जॉर्व कर लेगा बेटा? लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या अशुद्धि बच गई हमारे पास में? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अशुद्धि बची है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास को क्या बोलते हैं? और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये किस किस की अशुद्धि को दूर करता है? तो ये दूर करता है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि। ठीक है, इस टाइप की जो भी अशुद्धि रहती है उसको कौन दूर करेगा? कास्टिक पोटास। वापस से प्रोसेस करना है। यू आकार की नली में क्या भरेंगे इस बार? कास्टिक पोटास, और वहां से क्या गुजारेंगे हम लोग? हाइड्रोजन गैस को। तो किसकी अशुद्धि दूर हो जाएंगी? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारे पास प्रोसेस है प्रयोगशाला में हम लोग हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दानेदार जिंक पर हम लोग तनु H2SO4 को प्रवाहित करते हैं बेटा, तो हमको क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। इस हाइड्रोजन में जो भी अशुद्धि है हम उसको यू आकार की नली की सहायता से कुछ उसमें अभिकर्मक यौगिक लेके हम लोग क्या कर सकते हैं? अशुद्धि को हम लोग दूर कर सकते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो ये जो बेटा इस प्रोसेस को करने के लिए हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा उपकरण है वो क्या होना चाहिए? वायुरोधी। मतलब वहां पे कहीं से भी एयर प्रवेश ना करे। तो उपकरण क्या होने चाहिए हमारे पास में? वायुरोधी। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सावधानी है जो इस पे हमको बेसिकली ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में इस प्रकार से है जो जिंक से हम लोग जिंक और H2SO4 से हम लोग क्या हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब धातुओं पर अम्ल की क्रिया, तो जैसे कि हम लोग ने अभी देखा तो हम लोग धातुओं पर अम्ल की क्रिया से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, देखो धातुओं पे अम्ल की क्रिया, तो आयरन मैग्नीशियम ये सब धातु है, इसमें हम लोग अम्ल की क्रिया करवाएंगे। एक धातु पर सबसे पहले जिंक, जो अभी हम लोग ने रिएक्शन करवाया है वो रिएक्शन भी इसमें आ जाएंगी, बिकॉज जिंक जो हमारा धातु है और अम्ल क्या है? H2SO4। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा बेटा, और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख के आ गए हैं। और धातु है आयरन, तो इस आयरन पे हम लोग HCl जो कि हमारा क्या है? अम्ल है, इसकी क्रिया करवाते हैं। इस धातु पे हम लोग HCl की क्रिया करवाते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स करो यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा FeCl2, FeCl2 प्लस का निकल गया हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? तो इस प्रकार से, और मैग्नीशियम के साथ भी करोगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दो HCl का, सेम प्रोसेस होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या निकल जाएगा यहाँ से? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से निकलता है। समझ में आया? ये हमको हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिलता है इस प्रकार से। ठीक है, तो हम धातुओं पर अम्ल की क्रिया द्वारा भी हमको ये जो अम्ल है कैसे होने चाहिए? तनु। तो तनु अम्ल की क्रिया द्वारा हमको डाइहाइड्रोजन
मिलती है। ठीक है, तो ये जितने भी अम्ल है ये सब कैसे है, ये है तनु अम्ल, डाइल्यूट है। ठीक है, इस प्रकार से अम्ल की क्रिया। और देख लेते हैं तो धातुओं पर प्रबल क्षार की क्रिया, अम्ल की क्रिया करवा लिए ठीक है, अम्ल की क्रिया करवा लिए। अब करवाएंगे बेटा प्रबल क्षार की क्रिया। ठीक है, अब धातु की बात कर रहे हैं तो धातु के लिए हमको क्या लेना है, जिंक। प्रबल क्षार क्या लेंगे, NaOH है हमारा प्रबल क्षार। अब इसको क्रिया करवाने के साथ हमको इसमें क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। देखो क्या करेंगे बेटा, प्रबल कास्टिक क्षारो, तो प्रबल कास्टिक क्षार NaOH, कास्टिक क्षार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो NaOH के साथ में गर्म करेंगे जिंक को, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक का लवण मिलता है। ठीक है, तो पहले तो हमको सोडियम का 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा Na2 जिंक हाइड्रोक्साइड निकल जाता है जिंक 1 है। ठीक है, O2, तो इस प्रकार से, और यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जिंक का हमको यौगिक मिलता है और क्या निकलेंगी, हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग प्रबल क्षार पे, प्रबल क्षार क्या है, NaOH, इस पे धातुओं की क्रिया द्वारा भी हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन गैस प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाते हैं। तो आप, और इसके बाद ये जो चैप्टर है बेटा, इसको मतलब स्टार्टिंग से हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हुए उसके जो समस्थानिक है, उसमें जो स्थान है हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में, इस चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक अभिप्सा पे पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो यदि आप लोग को उसमें चैप्टर वाइज वीडियो वाइज लाइन से पढ़ना है हर एक टॉपिक को, तो आप उसके लिए अभिप्सा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या होगा, बहुत फायदा है। एक तो प्राइस कम है। ठीक है, प्राइस कम है, उसके साथ में क्या है कि आपको चैप्टर वाइज सब वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे वहाँ पे आपको। ठीक है, और जो आपका डाउट्स है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, और तो यदि आपको अभी से ज्वाइन करना तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।